नमस्कार। सुन लो यूपीएससी पर स्वागत है। आज तारीख है 15 सितंबर 2025। और हम लेकर आए हैं आज का सबसे जरूरी करंट अफेयर्स विश्लेषण, सीधा यूपीएससी तैयारी के लिए। ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये वो इनसाइट्स हैं जो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में आपको एज दिलाएंगे। हम हर टॉपिक को जड़ से समझेंगे। हाँ बिल्कुल, कोई शॉर्टकट नहीं, एकदम गहराई से। और हमारा एनालिसिस आधारित है पीआईबी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और विश्वसनीय सरकारी वेबसाइट्स पर। आज हम पॉलिटी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस, साइंस, टेक, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस सब कुछ कवर करेंगे। तो तैयार हो जाइए एक पावर पैक सेशन के लिए। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले पॉलिटी एंड गवर्नेंस। एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश। जी, आज 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट इस पर एक अंतरिम आदेश मतलब इंटरिम ऑर्डर देने वाला है। अच्छा, ये मामला है क्या? असल में ये कौन सा संशोधन है? ये 2025 का संशोधन है जो 1995 के वक्फ एक्ट को बदलता है। इसकी सुनवाई सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ नहीं बल्कि जस्टिस बीआर गवई की बेंच कर रही थी। ओके, जस्टिस गवई की बेंच। और इसमें मुख्य बातें क्या हैं जिन पर विवाद है? कई चीजें हैं। एक तो है वक्फ बाय यूजर का प्रावधान हटाना। वक्फ बाय यूजर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब था कि अगर कोई संपत्ति लंबे समय से वक्फ की तरह इस्तेमाल हो रही है तो उसे वक्फ माना जा सकता था। अब इस प्रावधान को हटा दिया गया है, मतलब सिर्फ लंबे इस्तेमाल से कोई प्रॉपर्टी वक्फ नहीं बन जाएगी। ये तो बड़ा बदलाव है। और दूसरी बात, वक्फ बनाने के लिए एक शर्त डाली गई है कि व्यक्ति कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हो। 5 साल से? इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? सरकार का शायद ये मानना हो कि ये सुनिश्चित करेगा कि वक्फ बनाने वाले व्यक्ति की मंशा सही है और वो धर्म को समझता है, लेकिन इस पर भी सवाल उठे हैं। और एक और चीज थी नॉन मुस्लिम्स के शामिल होने की। हाँ, वक्फ बोर्ड्स और काउंसिल में नॉन मुस्लिम्स को सदस्य बनाने का प्रावधान भी है। ये भी एक विवाद का बड़ा कारण है क्योंकि वक्फ पारंपरिक रूप से मुस्लिम समुदाय से जुड़ा मामला माना जाता है। और सरकारी निगरानी? जी, गवर्नमेंट ओवरसाइट यानी सरकारी निगरानी भी इस संशोधन के जरिए बढ़ाई गई है। तो याचिकाकर्ता क्या कह रहे हैं? उनके मुख्य कंसर्न्स क्या हैं? उनके मुख्य चिंताएं संवैधानिक हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स। उनका कहना है कि ये संविधान के आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। आर्टिकल 25 और 26 ये तो धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े हैं। बिल्कुल। आर्टिकल 25 हर नागरिक को अपने धर्म को मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, और आर्टिकल 26 धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। मैं दोहराती हूँ, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26। तो याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ये कानून इन अधिकारों का हनन करता है। हाँ, उनका कहना है कि ये मुस्लिम समुदाय के धार्मिक मामलों में सीधा दखल है, रिलीजियस ऑटोनॉमी पर चोट है, और ये प्रावधान डिस्क्रिमिनेटरी यानी भेदभावपूर्ण भी हो सकते हैं। लेकिन सरकार का क्या पक्ष है? सरकार की तरफ से क्या दलील दी गई? सरकार का पक्ष रखा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने। उनका तर्क था कि वक्फ के सिर्फ धार्मिक कार्य ही नहीं होते, बल्कि कई सेक्युलर फंक्शंस भी होते हैं। सेक्युलर फंक्शंस जैसे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, वक्फ संपत्तियों का रखरखाव। उनका कहना है कि चूंकि ये सेक्युलर कार्य भी है, इसलिए सरकार का रेगुलेशन और निगरानी जरूरी है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और मिसमैनेजमेंट ना हो। तो ये एक तरह से धार्मिक स्वतंत्रता बनाम सरकारी रेगुलेशन का मामला बन गया है। बिल्कुल, ये संतुलन बनाने की बात है। यूपीएससी के लिहाज से देखें तो ये जीएस पेपर 2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें रिलीजियस फ्रीडम, माइनॉरिटी राइट्स, जुडिशियल रिव्यू और सेक्युलरिज्म जैसे कई की कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। सही कहा। इस पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आ जाएगा तो उस पर भी नजर रखनी होगी। जी हाँ। चलिए अब अगले टॉपिक पर आते हैं, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम का विस्तार। हाँ, ये भी एक अहम खबर है। गृह मंत्री अमित शाह ने 5 और एयरपोर्ट्स पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम, शॉर्ट में FTTTP, लॉन्च किया है। 5 और पहले कितने थे? ये प्रोग्राम सबसे पहले दिल्ली में 2022 में शुरू हुआ था, फिर जनवरी 2025 में 7 और एयरपोर्ट्स पर इसे लागू किया गया, और अब इन 5 नए एयरपोर्ट्स के जुड़ने से ये सुविधा कुल मिलाकर 13 एयरपोर्ट्स पर उपलब्ध हो गई है। 13 एयरपोर्ट्स? ये नए 5 कौन से हैं?
नए 5 में लखनऊ, अमृतसर, अहमदाबाद, कोच्चि और बेंगलुरु शामिल हैं। अच्छा, और ये प्रोग्राम है क्या असल में? कैसे काम करता है? ये एक तरह का ऑटोमेटेड सिस्टम है। इसमें रजिस्टर्ड यात्री ऑटोमेटेड ई गेट्स के जरिए सिर्फ 30 सेकंड में इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हैं। बहुत तेजी से, सिर्फ 30 सेकंड? ये तो कमाल है। ये किसके लिए है? सिर्फ भारतीयों के लिए? ये इंडियन नेशनल्स और ओसीआई कार्ड धारकों यानी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया दोनों के लिए है। और इसका फायदा क्या है? मतलब क्यों जरूरत पड़ी इसकी? देखिए, भारत में हवाई यात्रियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। आंकड़े देखें तो भारतीय यात्रियों की संख्या 3.54 करोड़ से बढ़कर 6.12 करोड़ हो गई है और विदेशी यात्रियों की संख्या 1.53 करोड़ से बढ़कर 2 करोड़ हो गई है। इतनी भीड़ को संभालने के लिए तेज और कुशल व्यवस्था चाहिए। हाँ, ये तो है। तो लोगों ने इसे अपनाया है? इसका यूजर अडॉप्शन कैसा रहा है? काफी अच्छा रहा है। अब तक करीब 3 लाख लोगों ने इसके लिए रजिस्टर किया है और उनमें से 2.65 लाख लोग इसे इस्तेमाल भी कर चुके हैं। अच्छा नंबर है। और क्या इसे और बेहतर बनाने के लिए कुछ सोचा जा रहा है? हाँ, एक सुझाव ये आया है कि जब किसी का पासपोर्ट या ओसीआई कार्ड बनता है तभी उसे इस प्रोग्राम से लिंक करने का विकल्प दिया जाए। इससे अलग से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और प्रोसेस और आसान हो जाएगा। यहाँ से महत्वपूर्ण है, इसमें इमिग्रेशन पॉलिसी, गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, टेक एंड गवर्नेंस और ईज ऑफ ट्रैवल जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसे डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव से भी जोड़कर देखा जा सकता है। बिल्कुल। अब एक और महत्वपूर्ण दिन, आज 15 सितंबर, इंजीनियर्स डे 2025। हाँ, आज भारत के महान इंजीनियर सर मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन है, जिसे हम इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। सर एमवी, इनका नाम तो हम सब ने सुना है। ये कब से मनाया जा रहा है? ये 1967 से हर साल 15 सितंबर को मनाया जा रहा है। सर एमवी का जन्म 1861 में हुआ था और उन्हें 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये याद रखिएगा, भारत रत्न 1955 में। भारत रत्न 1955। अच्छा, इस साल की थीम क्या है? इस साल 2025 की थीम है डीप टेक एंड इंजीनियरिंग एक्सीलेंस, ड्राइविंग इंडियाज टेकेड। वीप टेक एंड इंजीनियरिंग एक्सीलेंस ड्राइविंग इंडियाज टेकेड। इसका मतलब क्या हुआ, डीप टेक? डीप टेक का मतलब है वो एडवांस टेक्नोलॉजीज जो विज्ञान और इंजीनियरिंग की गहरी समझ पर आधारित है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, एडवांस्ड मटेरियल्स, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजीज वगैरह। थीम का मतलब है कि भारत के अगले दशक, जिसे टेकेड कहा जा रहा है, उसको आगे बढ़ाने में डीप टेक और इंजीनियरिंग की उत्कृष्टता की भूमिका होगी। और इसे विकसित भारत 2047 से भी जोड़ा जा रहा है? बिल्कुल, भारत का लक्ष्य है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना और इसमें टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का योगदान सबसे महत्वपूर्ण होगा। ये थीम उसी विजन को दर्शाती है। सर विश्वेश्वरैया के योगदान के बारे में कुछ बताएं। वो किस लिए जाने जाते हैं? ओह, उनके योगदान तो अनगिनत हैं। उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न माइसोर स्टेट भी कहा जाता है। सबसे प्रसिद्ध कामों में से एक है कर्नाटक में कृष्णा राजा सागरा यानी केआरएस डैम का डिजाइन और निर्माण, जो उस समय एशिया का सबसे बड़ा जलाशय था। केआरएस डैम, हाँ सुना है। उन्होंने हैदराबाद शहर के लिए बाढ़ सुरक्षा प्रणाली, फ्लड कंट्रोल सिस्टम्स डिजाइन की थीं। पुणे के पास खड़कवासला जलाशय में ऑटोमेटिक स्लूस गेट्स का उनका डिजाइन पेटेंटेड था, जो बाढ़ के पानी को नियंत्रित करने में क्रांतिकारी था। वाह, मतलब वो सिर्फ सिविल इंजीनियर नहीं थे, एक इनोवेटर भी थे। बिल्कुल, वो आधुनिक इंजीनियरिंग के पायनियर थे। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत में आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग की नींव भी रखी थी। उनकी किताब प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 इस दिशा में एक मील का पत्थर मानी जाती है। अच्छा, इकोनॉमिक प्लानिंग के भी प्रिकर्सर थे वो? जी हाँ, ये दिन हमें राष्ट्र निर्माण में इंजीनियर्स के अथक योगदान की याद दिलाता है। यूपीएससी के नजरिए से ये जीएस पेपर 1 मॉडर्न हिस्ट्री पर्सनालिटीज और जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। सर एमवी की शख्सियत और उनके काम प्रेरणादायक हैं। बिल्कुल। चलिए पॉलिटी में कुछ और छोटी लेकिन महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। न्यूज इन शॉर्ट्स। जी,
एक तो प्रधानमंत्री मोदी बिहार के दौरे पर हैं, जहां वो करीब 36,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। इसमें कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना का उल्लेख भी महत्वपूर्ण है। 36,000 करोड़ बिहार में और कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट। ओके, और फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो ने रवि रंजन को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी के पद के लिए रेकमेंड किया है। एफएसआईबी की रिकमेंडेशन रवि रंजन के लिए एसबीआई एमडी के तौर पर। ठीक है। और तीसरी बात, इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर फाइल करने की जो बढ़ी हुई डेडलाइन थी वो आज ही है, 15 सितंबर, असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए। ये याद दिलाना जरूरी था। आईटीआर डेडलाइन इज टुडे, सितंबर 15। जी चलिए अब विषय बदलते हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस पर आते हैं। आज एक और अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। ये भी 15 सितंबर को मनाया जाता है और इस साल 2025 की थीम बहुत ही रेलेवेंट है। क्या है थीम? थीम है इंश्योरिंग इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ एआई एट ऑल लेवल्स। मतलब हर स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का प्रभावी शासन सुनिश्चित करना। एआई और डेमोक्रेसी, ये तो आजकल हॉट टॉपिक है। बिल्कुल। ये दिन मनाने की शुरुआत यूएन जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन 627 के तहत 2007 में हुई थी। ये 1997 में अपनाए गए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन डेमोक्रेसी की वर्षगांठ भी है। तो इस साल एआई पर फोकस क्यों? एआई का लोकतंत्र से क्या लेना देना? बहुत गहरा लेना देना है। एआई में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को बेहतर बनाने की अपार संभावनाएं हैं, जैसे सूचना तक पहुंच बढ़ाना, नागरिक भागीदारी, सिटीजन पार्टिसिपेशन को आसान बनाना। लेकिन इसके जोखिम भी उतने ही बड़े हैं। जोखिम? कैसे जोखिम? जैसे एआई का इस्तेमाल डिसइंफॉर्मेशन फैलाने, चुनावों को मैनिपुलेट करने, निगरानी सर्वेलेंस बढ़ाने और पक्षपात को बढ़ावा देने में किया जा सकता है। ये सब लोकतंत्र के लिए सीधा खतरा है। हाँ, ये तो चिंता की बात है। इसीलिए इस साल की थीम एआई के प्रभावी शासन पर जोर देती है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी अपने संदेश में कहा है कि एआई मानवता के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से गवर्न नहीं किया गया तो ये लोकतंत्र और मानवाधिकारों को कमजोर कर सकता है। तो ये दिन क्या संदेश देता है? ये दिन याद दिलाता है कि लोकतंत्र एक सार्वभौमिक मूल्य, यूनिवर्सल वैल्यू है, जो लोगों की इच्छा पर आधारित होता है। इसमें भागीदारी, समानता और मानवाधिकारों का सम्मान जरूरी है। और लोकतंत्र का कोई एक मॉडल नहीं है, ये हर देश के अपने सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भ में विकसित होता है। मानवाधिकारों से इसका लिंक कैसे है? आपने यूडीएचआर का जिक्र किया था। हाँ, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर का आर्टिकल 21(3) मैं दोहराती हूँ, आर्टिकल 21(3) कहता है कि द विल ऑफ द पीपल शैल बी द बेसिस ऑफ द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार का अधिकार लोगों की इच्छा पर आधारित होना चाहिए, जो लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। ग्लोबल सिग्निफिकेंस क्या है इस दिन का? ये दिन दुनिया भर में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन करने और उसे मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताने का अवसर देता है। और यूपीएससी रेलेवेंस? ये जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ग्लोबल गवर्नेंस, डेमोक्रेसी के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही एआई और लोकतंत्र का मुद्दा जीएस पेपर 4 एथिक्स, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वैल्यूज के लिए भी बेहद रेलेवेंट है। एआई गवर्नेंस के नैतिक पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब एक और अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर बात करते हैं जो हाल ही में मनाया गया, यूएन डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। जी, ये 12 सितंबर को मनाया गया था। ये दिन 1978 में अपनाए गए बुएनोस आयरेस प्लान ऑफ एक्शन फॉर प्रमोटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग टेक्निकल कोऑपरेशन अमंग डेवलपिंग कंट्रीज, बापा की याद में मनाया जाता है। साउथ साउथ कोऑपरेशन मतलब विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग? हाँ, ग्लोबल साउथ के देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और तकनीकी सहयोग। इस साल की थीम थी न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड इनोवेशन ड्राइविंग साउथ साउथ कोऑपरेशन टुवर्ड्स अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसकी जरूरत क्यों है आज? साउथ साउथ कोऑपरेशन का महत्व क्या है? आज भी दुनिया में 800 मिलियन से ज्यादा लोग गरीबी में जी रहे हैं। कई विकासशील देश भारी कर्ज के बोझ तले दबे हैं। ऐसे में साउथ साउथ कोऑपरेशन इन चुनौतियों से निपटने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। ये आपसी अनुभवों, संसाधनों और टेक्नोलॉजी को साझा करने का मंच है। किन क्षेत्रों पर फोकस है? मुख्य फोकस एरिया है क्लाइमेट चेंज का मुकाबला,
डिजिटल असमानता यानी डिजिटल इनइक्वालिटी को कम करना, खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करना और पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी में मदद करना। इसमें ग्लोबल लीडरशिप का क्या रोल है? यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भी ग्लोबल साउथ के देशों की बढ़ती भूमिका और उनके नेतृत्व पर जोर दिया है। उनका कहना है कि ये देश न केवल अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं, बल्कि वैश्विक चुनौतियों के समाधान में भी योगदान दे रहे हैं। यूपीएससी के लिए इसकी प्रासंगिकता? ये जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल कोऑपरेशन, बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स इन्वॉल्विंग इंडिया, इंडियाज रोल इन ग्लोबल अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण है। भारत हमेशा से साउथ साउथ कोऑपरेशन का एक प्रमुख हिमायती रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ और शॉर्ट्स? हाँ, 2-3 बातें हैं। वर्ल्ड बैंक की जो प्राइवेट सेक्टर वाली आर्म है, आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वो भारत में अपना निवेश 2030 तक 2 गुना करके $10 बिलियन तक ले जाने की योजना बना रही है। $10 बिलियन आईएफसी से? वाओ। दूसरे, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के बीच न्यूक्लियर एनर्जी को फाइनेंस करने के लिए एक समझौता हुआ है। वर्ल्ड बैंक और IAEA न्यूक्लियर एनर्जी पे, ये इंटरेस्टिंग है। और तीसरी, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA का 80वां सत्र 9 सितंबर को शुरू हो चुका है। ओके, UNGA का 80th सेशन। चलिए अब आते हैं इकोनॉमी पर, जो आज की सबसे बड़ी सुर्खियों में से एक है, GST 2.0 रिफॉर्म्स। जी हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव है। जीएसटी काउंसिल ने इसे मंजूरी दे दी है और ये 22 सितंबर 2025 से लागू होने जा रहा है। 22 सितंबर से? इसकी घोषणा तो पीएम ने स्वतंत्रता दिवस पर की थी। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2025 को इसकी घोषणा की थी। ये 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज है। सबसे बड़ा बदलाव? तो उसमें मुख्य रूप से क्या बदला है? वो टैक्स स्लैब्स? बिल्कुल, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव टैक्स स्लैब्स में ही है। पहले हमारे पास मुख्य रूप से 4 जीएसटी रेट्स थे, 5%, 12%, 18% और 28%। साथ में कुछ चीजों पर 0% और 3% भी था और सेस अलग से। हाँ, वो काफी कंफ्यूजिंग था। अब इन 4 मुख्य स्लैब्स की जगह सिर्फ 3 मुख्य स्लैब्स होंगे। सिर्फ 3? कौन कौन से? पहला है 5%, जो मेरिट या एसेंशियल गुड्स के लिए होगा। दूसरा है 18%, जो स्टैंडर्ड रेट होगा और ज्यादातर चीजों पर लागू होगा। और तीसरा है 40%, जो डीमेरिट, लग्जरी या सिन गुड्स के लिए होगा। मैं दोहराती हूँ, 5%, 18% और 40%, 5%, 18% एंड 40%। तो 12% और 28% वाले स्लैब हटा दिए गए? जी हाँ, मुख्य स्लैब अब यही 3 होंगे। 12% वाले आइटम्स या तो 5% में जाएंगे या 18% में, और 28% वाले या तो 18% में आएंगे या फिर नए 40% वाले स्लैब में चले जाएंगे। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा फेरबदल है। तो इसका मतलब है कि बहुत सी चीजों के दाम बदलेंगे। क्या क्या सस्ता होने की उम्मीद है? कुछ उदाहरण देंगी? हाँ, काफी रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो सकती हैं, जैसे शैम्पू, टूथपेस्ट, सोप वगैरह, जो अभी 18% में थे, वो अब नए 5% वाले स्लैब में आ सकते हैं। अरे वाह, शैम्पू, टूथपेस्ट 5% पर? ये तो आम आदमी के लिए बड़ी राहत होगी। और बटर, घी जैसी चीजें जो 12% में थी, वो भी 5% में आ सकती हैं। छोटी कारें, स्मॉल कार्स और मोटरसाइकिल्स जो अभी 28% प्लस सेस के दायरे में आती थी, उनमें से कुछ शायद 18% वाले स्टैंडर्ड रेट में आ जाएं, जिससे वो सस्ती होंगी। छोटी कारें और बाइक्स भी सस्ती? ये तो कमाल है। हाँ, इसके अलावा एसीज, टीवीज जैसे वाइट गुड्स जो अभी 28% में हैं, उनके भी 18% स्लैब में आने की संभावना है। इधी कटौती जी। और एक बहुत बड़ी राहत हेल्थ केयर सेक्टर में है। हेल्थ केयर इंश्योरेंस पर जो 18% जीएसटी लगता था, उसे अब 0 यानी निल करने का प्रस्ताव है। हेल्थ इंश्योरेंस पर 0 जीएसटी, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। हाँ, ये आम लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। तो फिर महंगा क्या होगा? जाहिर है 40% वाला स्लैब कुछ चीजों को महंगा करेगा। बिल्कुल, जो लग्जरी गुड्स हैं, महंगी गाड़ियां या अन्य हाई एंड आइटम्स, वो अब इस नए 40% वाले स्लैब में जाएंगे, तो वो महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा टोबैको प्रोडक्ट्स पर 40% टैक्स के साथ साथ कॉम्पेंसेशन सेस भी लगेगा, तो वो और ज्यादा महंगे होंगे। तो लग्जरी आइटम्स और टोबैको महंगे होंगे, इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा?
इकोनॉमिक इम्पैक्ट। देखिए, उम्मीद ये जताई जा रही है कि इन बदलावों से ओवरऑल महंगाई यानी इन्फ्लेशन में कमी आएगी। अनुमान है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI आधारित महंगाई दर 1.1% तक कम हो सकती है। 1.1% तक कमी। ये तो काफी सिग्निफिकेंट है। जी, हालांकि शॉर्ट टर्म में सरकार को रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 48,000 करोड़ का सालाना रेवेन्यू लॉस हो सकता है। 48,000 करोड़ का नुकसान? हाँ, शुरू में। लेकिन उम्मीद ये है कि चीजों के दाम कम होने और टैक्स व्यवस्था सरल होने से खपत यानी कंजम्पशन बढ़ेगी, और जब खपत बढ़ेगी तो धीरे धीरे टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म में फायदा है। हाँ, सरकार का यही मानना है। ये एक बड़ा रिफॉर्म है जिसका मकसद है टैक्स सिस्टम को सरल बनाना, महंगाई कम करना और खपत को बढ़ाना। UPSC के लिए तो ये टॉपिक हॉट केक है। बिल्कुल। GS पेपर 3 के लिए ये करकरी महत्वपूर्ण है। टैक्सेशन, फिस्कल पॉलिसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इन्फ्लेशन, ये सब इसके दायरे में आते हैं। ये नए स्लैब्स 5%, 18%, 40%, इन्हें जरूर याद रखना चाहिए। 5, 18, 40। सही है। चलिए, इकोनॉमी में अगली खबर पर आते हैं। ICRA ने GDP ग्रोथ फोरकास्ट बढ़ाया है। जी, रेटिंग एजेंसी ICRA ने भारत के लिए फाइनेंशियल ईयर 2026 FY26 यानी अगले वित्त वर्ष के लिए अपने GDP ग्रोथ के अनुमान को अपग्रेड किया है। अपग्रेड किया है? कितना? पहले उनका अनुमान 6% ग्रोथ का था, जिसे अब बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया है। मैं दोहराती हूँ, FY26 के लिए 6% से 6.5%। 6.5%? ये तो अच्छा संकेत है। इसके पीछे क्या कारण बताए हैं ICRA ने? ICRA का कहना है कि FY26 की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून 2025 में GDP ग्रोथ 6.7% रह सकती है और ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA ग्रोथ 6.4%। ये उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन है। सेक्टोरल ग्रोथ कैसी रहने की उम्मीद है? सर्विसेज सेक्टर सबसे तेज 8.3% की दर से बढ़ सकता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ 4.0% और एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ 4.5% रहने का अनुमान है। ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं? मतलब ये ग्रोथ कहाँ से आ रही है? ICRA ने कुछ मुख्य ग्रोथ ड्राइवर्स बताए हैं। एक तो है सरकार का पूंजीगत व्यय यानी गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स, जो पिछले साल की तुलना में 52% बढ़ा है। ये बहुत बड़ा जंप है। 52% इंक्रीज इन गवर्नमेंट कैपेक्स। हाँ, ये तो ग्रोथ को पुश देगा। दूसरा, नए प्रोजेक्ट्स के अनाउंसमेंट्स की संख्या दोगुनी हो गई है, जो भविष्य में निवेश और गतिविधि बढ़ने का संकेत है। और तीसरा, जाहिर है, हालिया GST रिफॉर्म्स, जिनसे खपत बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन चुनौतियां भी होंगी। हाँ, चुनौतियां भी हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तनाव, ट्रेड टेंशन्स हैं और सेक्टोरल परफॉर्मेंस मिक्स्ड है। मतलब कुछ सेक्टर अच्छा कर रहे हैं, कुछ नहीं, तो इन पर नजर रखनी होगी। UPSC रेलेवेंस। GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ प्रोजेक्शंस इंडियन इकोनॉमी। ये फोरकास्ट इकोनॉमी की मौजूदा स्थिति और भविष्य की संभावनाओं को समझने में मदद करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक IFC की भारत निवेश योजनाओं की। आपने पहले जिक्र किया था। जी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC, जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा है और प्राइवेट सेक्टर में निवेश करता है, उसने भारत के लिए अपनी निवेश योजनाओं की घोषणा की है। क्या योजनाएं हैं? IFC का लक्ष्य है 2030 तक भारत में अपना सालाना निवेश 2 गुना करके $10 बिलियन तक पहुंचाना। मैं फिर कहती हूँ, $10 बिलियन पर ईयर बाय 2030। $10 बिलियन सालाना, ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है। किन क्षेत्रों में निवेश पर फोकस रहेगा? मुख्य फोकस एरिया होंगे अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण से जुड़ी परियोजनाएं, ग्रीन एनर्जी यानी हरित ऊर्जा, और MSMEs यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को फाइनेंस करना। अर्बनाइजेशन का कोई उदाहरण? हाँ, उन्होंने ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन GVMC के साथ मिलकर शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए काम करने का जिक्र किया है। ग्रीन एनर्जी और MSMEs पर फोकस क्यों? ग्रीन एनर्जी भारत के क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट्स और ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है, और MSMEs भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उन्हें फाइनेंस मिलने से रोजगार बढ़ेगा और ग्रोथ आएगी। IFC का भारत में अभी का परफॉर्मेंस कैसा है? भारत IFC के लिए दुनिया भर में सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है। पिछले वित्त वर्ष FY25 में IFC ने भारत में $5.4 बिलियन का निवेश कमिट किया था, और वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि भारत की इकोनॉमी
FY25 में 6.4% की दर से बढ़ेगी। IFC के मैनेजिंग डायरेक्टर भारत आए थे, उन्होंने क्या कहा? हाँ, MD मख्तर डियोप भारत में थे। उन्होंने भारत में हुए सुधारों, खासकर UPI, GST और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस EODB की काफी तारीफ की। उनका मानना है कि इन सुधारों से निवेश का माहौल बेहतर हुआ है। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्या है? दुनिया की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है? वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि 2025 में ग्लोबल ग्रोथ धीमी रहकर 2.3% के आसपास रहेगी। व्यापार में अनिश्चितता भी बनी हुई है। इस लिहाज से भारत की ग्रोथ स्टोरी काफी मजबूत दिखती है। UPSC रेलेवेंस। GS पेपर 3, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अर्बन डेवलपमेंट, ग्रीन फाइनेंस और GS पेपर 2, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इकोनॉमी में कुछ और शॉर्ट्स? जी, वाइट गुड्स यानी AC और LED लाइट्स के लिए जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI है, उसके तहत एप्लीकेशन जमा करने की विंडो आज 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक फिर से खोल दी गई है। PLI फॉर वाइट गुड्स की विंडो रीओपन हुई है। ओके। दूसरी खबर, अगस्त महीने के लिए रिटेल इन्फ्लेशन यानी खुदरा महंगाई दर काफी कम होकर 2.07% पर आ गई है। 2.07%। ये RBI के 4% के टारगेट से काफी नीचे है। 2.07%, ये तो काफी कम है। अच्छी खबर है। हाँ, और तीसरी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है। ब्रेंट क्रूड 2% और WTI क्रूड 1.8% ऊपर गया है। ओके, क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है। चलिए, अब अगला सेक्शन, सिक्योरिटी एंड डिफेंस। 16th कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। जी, 16वीं संयुक्त कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आज 15 सितंबर से कोलकाता में शुरू हुई है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। कोलकाता में ये क्या है, कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस? ये भारत का सर्वोच्च स्तर का सैन्य मंच है जो हर 2 साल में एक बार होता है, बायएनियल फोरम। इसमें तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना, वायुसेना के कमांडर इन चीफ और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ सिविल अधिकारी एक साथ आते हैं। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। अच्छा, टॉप लेवल की मीटिंग है। इस बार की थीम क्या है? थीम है ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटीग्रेशन, वे अहेड, यानी सुधार, परिवर्तन और एकीकरण का वर्ष, आगे की राह। तो फोकस रिफॉर्म्स पर है। बिल्कुल। ये 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस 15 से 17 सितंबर है। इसमें देश की रक्षा तैयारियां, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, सैन्य आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन, आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर मिलिट्री और भविष्य की रणनीतिक योजना, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर विचार विमर्श होगा। इसका महत्व क्या है? ये कॉन्फ्रेंस देश के सैन्य और नागरिक नेतृत्व को एक साथ लाने, भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा करने और एक एकीकृत रणनीतिक दृष्टि, स्ट्रेटेजिक विजन बनाने का महत्वपूर्ण अवसर है। रिफॉर्म्स पर फोकस ये दिखाता है कि सेनाओं को भविष्य की लड़ाइयों के लिए तैयार करने पर जोर है। पीएम के बिहार दौरे से इसका कोई लिंक? हाँ, एक तरह से देखें तो सरकार का अप्रोच इंटीग्रेटेड है। एक तरफ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर जोर है, जैसे बिहार में प्रोजेक्ट्स, दूसरी तरफ सैन्य नेतृत्व के साथ रणनीतिक चर्चा हो रही है। UPSC रेलेवेंस। GS पेपर 3, सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। ये 16 CC है, ये नंबर याद रखना चाहिए। ठीक है। सिक्योरिटी में कोई और खबर? एक दुखद खबर है दिल्ली से। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी नवजोत सिंह की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ओह, ये दुखद है। और जैसा हमने कहा, पीएम के दौरे रक्षा तैयारियों और कनेक्टिविटी के बीच के लिंक को भी दर्शाते हैं। चलिए, अब एनवायरनमेंट एंड साइंस सेक्शन पर आते हैं। असम में गेको की नई प्रजाति मिली है। जी हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग खोज है। असम के डिमा हसाओ जिले में गेको यानी छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज हुई है। नई प्रजाति? क्या नाम रखा गया है? इसका वैज्ञानिक नाम है सर्टोडैक्टिलस वानरक्षका। मैं दोहराती हूँ, सर्टोडैक्टिलस वानरक्षका। वनरक्षक, ये नाम क्यों? ये नाम असम वन विभाग, असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और उन वन कर्मियों को समर्पित किया गया है जिन्होंने वनों और वन्य जीवों की रक्षा में अपनी जान गंवाई है। वनरक्षक का मतलब है फॉरेस्ट प्रोटेक्टर। ये घोषणा फॉरेस्ट मार्टियर्स डे के अवसर पर की गई। ये तो बहुत अच्छा जेस्चर है। ये गेको कहाँ मिला? ये डिमा हसाओ जिले के जतिंगा इलाके में मिला है, जो बराइल हिल्स रेंज में पड़ता है।
इसकी वैज्ञानिक खासियत क्या है? इससे सर्टोडैक्टिलिस हासिएंसिस ग्रुप का सदस्य माना जा रहा है। इस ग्रुप की प्रजातियों में उच्च स्थानिकता यानी हाई एंडेमिज्म पाई जाती है, मतलब ये खास इलाकों में ही मिलती हैं। इसकी पहचान मॉर्फोलॉजी यानी शारीरिक बनावट और मॉलिक्यूलर एनालिसिस ND2 जीन का विश्लेषण दोनों के आधार पर की गई है। तो असम में ये इस तरह की 5वीं प्रजाति है। जी, ये असम में पाई जाने वाली सर्टोडैक्टिलिस जीनस की 5वीं प्रजाति है। ये खोज उस क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी और स्थानिकता को उजागर करती है। ये एक इकोलॉजिकल इंडिकेटर भी हो सकती है। संरक्षण के लिहाज से इसका क्या महत्व है? ये खोज डिमा हसाओ के पर्वतीय वनों मॉन्टेन फॉरेस्ट के संरक्षण के महत्व को रेखांकित करती है। ये दिखाता है कि इन इलाकों में और ज्यादा सर्वे और रिसर्च की जरूरत है ताकि वहां की अनूठी जैव विविधता को समझा और बचाया जा सके। यूपीएससी रेलेवेंस? GS पेपर 3 बायोडायवर्सिटी, कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट और GS पेपर 1 ज्योग्राफी स्पेसिफिक लोकेशंस लाइक डिमा हसाओ, बराइर हिल्स। एनवायरनमेंट में और कुछ? ये डिस्कवरी असम की बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट होने की पुष्टि करती है और संरक्षण प्रयासों की अहमियत बताती है। फील्ड सर्वे इकोसिस्टम को समझने के लिए कितने जरूरी हैं, ये भी पता चलता है। ठीक है, अब आते हैं सोशल इश्यूज पे। ITR फाइलिंग डेडलाइन, इसका जिक्र पहले भी हुआ था। हाँ, आज 15 सितंबर असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है। ये डेडलाइन बढ़ाई गई थी? जी, ओरिजिनल डेडलाइन 31 जुलाई थी। इसे इसलिए बढ़ाया गया था क्योंकि बजट 2024 के बाद ITR फॉर्म्स में कुछ बदलाव किए गए थे और टैक्स पेयर्स को समझने के लिए समय चाहिए था। अगर कोई आज भी फाइल नहीं कर पाता तो क्या होगा? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेट फाइलिंग? इसके कई नुकसान हैं। सबसे पहले तो लेट फाइलिंग फीस लगेगी। अगर इनकम 5 लाख से कम है तो 1000 और अगर 5 लाख से ज्यादा है तो 5000 तक। लेट फीस? हाँ। और दूसरा, जो टैक्स बकाया है उस पर ब्याज लगेगा। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234A, 234B, 234C के तहत ब्याज लगता है। इंटरेस्ट भी देना होगा? और कोई बड़ा नुकसान? हाँ, सबसे बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि आप कुछ तरह के लॉसेस को अगले सालों में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, जैसे बिजनेस लॉस या कैपिटल लॉस। लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, ये तो बड़ा इम्पैक्ट है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है और आप पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनना चाहते थे, तो अब आप वो नहीं कर पाएंगे। आपको डिफ़ॉल्ट रूप से नई टैक्स व्यवस्था में ही रहना होगा। ओह, मतलब HRA, ATC, LTA जैसे डिडक्शन नहीं मिलेंगे? जी हाँ, अगर आप लेट फाइल करते हैं तो नई टैक्स व्यवस्था ही लागू होगी, जिसमें ये सब कॉमन डिडक्शन उपलब्ध नहीं है। ये एक बहुत बड़ा क्रिटिकल इम्पैक्ट है। रिफंड मिलने में भी देरी हो सकती है। तो डेडलाइन मिस करने के काफी गंभीर परिणाम हैं। बिल्कुल। इस साल ITR फॉर्म्स में कुछ बदलाव भी हुए थे, जैसे पारदर्शिता और सटीकता बढ़ाने, पोर्टल अपग्रेड्स, TDS इंटीग्रेशन वगैरह। UPSC रेलेवेंस? GS पेपर 3 टैक्सेशन, गवर्नमेंट बजटिंग, कंप्लायंस इश्यूज, ये डेडलाइन 15 सितंबर याद रखनी चाहिए। सोशल इश्यूज में और कुछ? GST रेट्स में जो कमी हुई है, खासकर हेल्थ इंश्योरेंस और रोजमर्रा की चीजों पर, उसका सोशल इम्पैक्ट होगा। हेल्थ केयर अफोर्डेबिलिटी बढ़ सकती है। कृषि से जुड़े कुछ इनपुट्स पर भी असर पड़ सकता है, जिससे किसानों को राहत मिल सकती है। हाँ, GST के सोशल पहलू भी हैं। अब आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। TCS और CDAC की साझेदारी। जी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है 10 सितंबर को। किस लिए हुआ है ये समझौता? ये भारत का अपना सॉवरेन क्लाउड बनाने के लिए हुआ है। सॉवरेन क्लाउड, ये क्या होता है? सॉवरेन क्लाउड का मतलब है एक ऐसा क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो पूरी तरह से देश के भौगोलिक सीमाओं के भीतर स्थित हो और देश के कानूनों और नियमों के तहत संचालित हो। इसमें डेटा भी देश के अंदर ही रहता है। अच्छा, मतलब विदेशी क्लाउड प्रोवाइडर्स पर निर्भरता कम करने के लिए? हाँ, इसके कई उद्देश्य हैं। पहला, स्वदेशी इनोवेशन को बढ़ावा देना। दूसरा, डेटा लोकलाइजेशन सुनिश्चित करना, खासकर सरकारी और संवेदनशील डेटा के लिए। तीसरा, डिजिटल स्वायत्तता हासिल करना,
यानी विदेशी टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स पर निर्भरता कम करना। ये क्लाउड किस टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा? ये ओपन स्टैक जैसे ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा और इसे सरकारी विभागों और एजेंसियों की क्रिटिकल एप्लीकेशंस को होस्ट करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। क्रिटिकल एप्लीकेशंस जैसे ई संजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म, डायल 112 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम वगैरह। इसमें सुरक्षा, सिक्योरिटी पर खास ध्यान दिया जाएगा। इसका स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट क्या होगा? ये आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया मिशन को सपोर्ट करेगा। ये सरकारी विभागों के लिए डिफ़ॉल्ट क्लाउड विकल्प बनने का लक्ष्य रखेगा। इससे विभिन्न सेक्टर्स जैसे गवर्नेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन में स्वदेशी क्लाउड समाधान उपलब्ध होंगे। क्या इसमें एआई जैसी नई टेक्नोलॉजीज का भी सपोर्ट होगा? हाँ, ये स्केलेबल होगा और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जैसी टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करने की क्षमता भी होगी। यूपीएससी रेलेवेंस GS Paper 3 Science and Technology Developments and Their Applications, IT, Computers, Cybersecurity, Digital Infrastructure, ये सॉवरेन क्लाउड टर्म महत्वपूर्ण है। ठीक है। साइंस एंड टेक में न्यूज इन शॉर्ट। हाँ, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में प्रगति हुई है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHSCL ने लार्सन एंड टूब्रो LNT के साथ महाराष्ट्र में ट्रैक बिछाने के लिए 4,468 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। 4,468 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट LNT को महाराष्ट्र सेक्शन के लिए। ओके। और जैसा हमने पहले बात की, इंजीनियर्स डे की थीम भी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता से जुड़ी है। बिल्कुल। अब आते हैं कल्चर सेक्शन पर। इंजीनियर्स डे सेलिब्रेशंस। जी, आज 15 सितंबर को 58वां इंजीनियर्स डे मनाया जा रहा है सर MV के जन्मदिन पर। इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है? ये दिन राष्ट्रीय स्तर पर इंजीनियर्स के योगदान को मान्यता देता है 1967 से। ये युवाओं को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स STEM फील्ड में आने के लिए प्रेरित करता है। ये देश में इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग के कल्चर को भी बढ़ावा देता है। इसे कैसे मनाया जाता है? देश भर में विभिन्न संस्थान, सरकारी विभाग और इंजीनियरिंग संगठन इवेंट्स आयोजित करते हैं, अवार्ड्स दिए जाते हैं और जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। सर, MV की विरासत आज भी प्रासंगिक है। बिल्कुल। उनकी निष्ठा, दूरदर्शिता और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण आज भी इंजीनियर्स और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये दिन सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि श्रीलंका और तंजानिया में भी मनाया जाता है। यूपीएससी रेलेवेंस। GS पेपर 1 मॉडर्न हिस्ट्री, पर्सनालिटीज और GS पेपर 4 एथिक्स, फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विस, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मॉरल थिंकर्स। ठीक है। अब एथिक्स सेक्शन, डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड AI गवर्नेंस। हाँ, जैसा हमने इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी की थीम के संदर्भ में बात की थी, AI का शासन एक बड़ा नैतिक मुद्दा है। क्या नैतिक चुनौतियां हैं इसमें? एथिकल चैलेंजेस। सबसे बड़ी चुनौती है टेक्नोलॉजी की प्रगति और लोकतांत्रिक मूल्यों के बीच संतुलन बनाना। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि AI सिस्टम्स पारदर्शी हों, जवाबदेह हों और उनके विकास और उपयोग में जनता की भागीदारी, पब्लिक पार्टिसिपेशन हो। और क्या चिंताएं हैं? AI एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह, बायस को रोकना, नागरिकों की निजता, प्राइवेसी की रक्षा करना और AI के फैसलों की व्याख्या करने की क्षमता, एक्सप्लेनेबिलिटी सुनिश्चित करना, ये सब महत्वपूर्ण नैतिक विचार हैं। इस पर ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है? यूनाइटेड नेशंस ने AI पर एक हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी बनाई है जिसने जिम्मेदार AI गवर्नेंस के लिए सिफारिशें दी हैं। दुनिया भर में इस पर बहस और रेगुलेशन बनाने की कोशिशें चल रही हैं। यूपीएससी रेलेवेंस। GS पेपर 4 एथिक्स इन गवर्नेंस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन गवर्नमेंट, एथिकल इश्यूज कंसर्निंग टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। बिल्कुल। अब आते हैं गवर्नमेंट स्कीम सेक्शन पर। PLI स्कीम फॉर व्हाइट गुड्स रीओपन्ड। जी, जैसा हमने इकोनॉमी शॉर्ट्स में बताया, व्हाइट गुड्स, ACs और LED लाइट्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम के तहत एप्लीकेशन विंडो आज 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक फिर से खुली है। ये स्कीम है क्या असल में? ये स्कीम भारत में AC और LED लाइट्स और उनके कंपोनेंट्स के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी। इसका मकसद है घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना
और आयात पर निर्भरता कम करना। इसमें कितना निवेश कमिट हुआ है? इस स्कीम के तहत कंपनियों ने अब तक 6,406 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। स्कीम की अवधि FY22 से FY29 तक है और सरकार इसके तहत 6,238 करोड़ रुपए का इंसेंटिव देगी। कौन अप्लाई कर सकता है? नई कंपनियां भी अप्लाई कर सकती हैं और मौजूदा कंपनियां भी जो अपनी क्षमता बढ़ाना चाहती हैं। ग्रुप कंपनियों के लिए भी प्रावधान है। कुछ निवेश और सेल्स के थ्रेशहोल्ड हैं जिन्हें पूरा करना होता है। इसका स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट क्या है? इसका मुख्य फोकस फिनिश्ड गुड्स के साथ साथ कंपोनेंट्स के निर्माण पर है, ताकि पूरी वैल्यू चेन भारत में विकसित हो सके। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है और इससे रोजगार पैदा होने की भी उम्मीद है। यूपीएससी रेलेवेंस। GS पेपर 3, इंडियन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये स्कीम PLI फॉर व्हाइट गुड्स नाम से याद रखनी चाहिए। ठीक है। अगली स्कीम नेशनल मखाना बोर्ड का शुभारंभ। जी, प्रधानमंत्री अपने बिहार दौरे के दौरान राष्ट्रीय मखाना बोर्ड, नेशनल मखाना बोर्ड का शुभारंभ करने वाले हैं। मखाना बोर्ड जी, बिहार के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है? बिहार भारत में मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक है। देश के कुल उत्पादन का लगभग 90% यहीं होता है। मखाना एक हाई वैल्यू कैश क्रॉप है। इस बोर्ड के बनने से बिहार के मखाना किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये बोर्ड करेगा क्या? इसके फंक्शंस क्या होंगे? ये बोर्ड मखाना के उत्पादन, प्रोडक्शन एनहांसमेंट को बढ़ाने, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स तय करने, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देने और मार्केटिंग, ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट्स को डेवलप करने पर काम करेगा। मतलब मखाना सेक्टर को एक संगठित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, इससे किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे और मखाना एक ग्लोबल ब्रांड बन सकेगा। यूपीएससी रेलेवेंस। GS पेपर 3, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, नेशनल मखाना बोर्ड, ये नाम याद रखना चाहिए। चलिए अब कुछ चर्चित स्थानों पर नजर डालते हैं। असम का डिमा हसाव जिला। हाँ, हमने इसका जिक्र गेको की नई प्रजाति सर्टोडैक्टिलस वनराक्षका के संदर्भ में किया था। इसकी ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है? डिमा हसाओ मध्य असम में स्थित एक पहाड़ी जिला है। यहाँ बरायल पर्वत श्रृंखला है। ये एक तरह का इकोलॉजिकल ट्रांजिशन जोन है, जहाँ विभिन्न प्रकार के वन और वन्यजीव पाए जाते हैं। ये अपनी उच्च जैव विविधता और स्थानिकता के लिए जाना जाता है। कंजर्वेशन इंपॉर्टेंस। यहाँ के पर्वतीय वन कई स्थानिक और दुर्लभ प्रजातियों का घर है। ये खोज इस क्षेत्र के संरक्षण के महत्व को और उजागर करती है और यहाँ और रिसर्च की जरूरत बताती है। यूपीएससी रेलेवेंस। GS पेपर 1, ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन और एनवायरनमेंट सेक्शन, डिमा हसाओ जिला और बरायल हिल्स याद रखने चाहिए। अगला स्थान महाराष्ट्र गुजरात बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। जी, इसका जिक्र हमने साइटेक शॉर्ट्स में किया था। NHSRCL ने L&T को महाराष्ट्र सेक्शन में ट्रैक बिछाने के लिए 4,468 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ये कॉरिडोर कहां से कहां तक है? ये मुंबई से अहमदाबाद के बीच बन रहा भारत का पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट महाराष्ट्र वाले हिस्से के लिए है? हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट मुंबई के पास शिलफटा से लेकर गुजरात बॉर्डर पर जारोली गांव तक लगभग 135 किलोमीटर लंबे हिस्से में ट्रैक सिस्टम के डिजाइन, सप्लाई और निर्माण के लिए है। इसमें जापानी शिंकानसेन ट्रैक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। इस हिस्से में कितने स्टेशन आएंगे? इस सेक्शन में 4 स्टेशन आएंगे: ठाणे, विरार, बोईसर और ठाणे डिपो। प्रोजेक्ट का ओवरऑल प्रोग्रेस कैसा है? पूरे 508 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर काम तेजी से चल रहा है। गुजरात वाले हिस्से में काफी काम हो चुका है। अब महाराष्ट्र में भी तेजी आई है। लगभग 320 किलोमीटर वायाडक्ट, पुल जैसा स्ट्रक्चर और 397 किलोमीटर पियर्स, खंबे बन चुके हैं। महाराष्ट्र सेक्शन में भी कई कास्टिंग यार्ड्स में काम चल रहा है। यूपीएससी रेलेवेंस। GS पेपर 3, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, ट्रांसपोर्ट, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब कुछ चर्चित व्यक्तित्व, पर्सनालिटीज इन न्यूज देख लेते हैं। सर M विश्वेश्वरैया की विरासत। हाँ, इंजीनियर्स डे के अवसर पर हमने उनकी बात की। उनकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है संक्षेप में? जन्म 15 सितंबर 1861, भारत रत्न 1955। उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर कहा जाता है। KRS डैम,
हैदराबाद फ्लड प्रोटेक्शन स्कीम, इकोनॉमिक प्लानिंग पर विचार, ये उनके कुछ प्रमुख योगदान हैं। एक महान इंजीनियर, स्टेट्समैन और विजनरी, सर एम विश्वेश्वरैया, ये नाम हमेशा याद रखा जाना चाहिए। मॉडर्न रेलेवेंस। उनकी ईमानदारी, कार्यकुशलता, इनोवेशन और राष्ट्र के प्रति समर्पण आज भी प्रेरणादायक हैं। वो भारत के नवनिर्माण के प्रतीक हैं। यूपीएससी रेलेवेंस पहले डिस्कस हो चुका है, GS1 और GS4। अगला व्यक्तित्व रवि रंजन। जी, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो ने इन्हें SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर MD पद के लिए रेकमेंड किया है। इनका बैकग्राउंड क्या है? रवि रंजन को बैंकिंग सेक्टर में 33 साल से ज्यादा का अनुभव है। वो वर्तमान में SBI में डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर DMD ग्लोबल मार्केट्स के पद पर हैं। उन्होंने MDI गुड़गांव से MBA और पटना यूनिवर्सिटी से MSc किया है। अभी वो क्या संभाल रहे हैं SBI में? ग्लोबल मार्केट्स के DMD के तौर पर वो बैंक के 196 बिलियन से ज्यादा के निवेश पोर्टफोलियो और 6.68 लाख करोड़ रुपए के कॉर्पोरेट बैंकिंग पोर्टफोलियो की देखरेख करते हैं। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग का भी अनुभव है। वो SBI हांगकांग के CEO भी रह चुके हैं। तो अब इनका अपॉइंटमेंट फाइनल है? FASB की रिकमेंडेशन के बाद अब अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ACC इस पर अंतिम निर्णय लेगी। अगर मंजूरी मिलती है तो वो विनय टोनसे की जगह लेंगे। यूपीएससी रेलेवेंस। GS पेपर 3 बैंकिंग सेक्टर, अपॉइंटमेंट्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, FSB और ACC की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। रवि रंजन नाम याद रखें। बिल्कुल। चलिए अब आते हैं हमारे स्पेशल सेक्शंस पर। पहले न्यूज इन शॉर्ट्स, कुछ क्विक अपडेट्स। दिल्ली में ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए एडवांस्ड सिस्टम्स पर काम चल रहा है। कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से किसानों के कल्याण पर फोकस बढ़ रहा है। डिजिटल पेमेंट्स में UPI मर्चेंट पेमेंट्स के लिए प्रतिदिन की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। एजुकेशन सेक्टर में GST कटौती से एजुकेशनल मटेरियल्स सस्ते हो सकते हैं। हेल्थ केयर में जीवन रक्षक दवाओं, लाइफ सेविंग ड्रग्स पर GST छूट का दायरा बढ़ाया जा सकता है। ओके, ये थे कुछ क्विक अपडेट्स। अब मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर एक नजर। ये उत्तर लेखन अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, हम हर प्रश्न की मांग और एक मॉडल रूपरेखा पर बात करेंगे। पहला प्रश्न पॉलिटी GS पेपर 2 से है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 से उत्पन्न संवैधानिक चिंताओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में धार्मिक स्वायत्तता और राज्य के विनिमयन के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है? इसकी मांग है कि संशोधन के प्रावधानों, उनसे जुड़ी संवैधानिक चुनौतियों, आर्ट 25, 26, भेदभाव, सरकार के तर्क, सेक्युलर फंक्शंस और एक संतुलित समाधान पर चर्चा की जाए। रूपरेखा में परिचय, संदर्भ, प्रावधानों का विश्लेषण, संवैधानिक चिंताएं, सरकार का पक्ष, संतुलन के उपाय और निष्कर्ष शामिल होना चाहिए। दूसरा प्रश्न इकोनॉमी GS पेपर 3 से GST 2.0 सुधारों के प्रमुख संरचनात्मक परिवर्तनों पर चर्चा करें। भारतीय अर्थव्यवस्था पर, विशेष रूप से मुद्रास्फीति, राजस्व और खपत पर इसके संभावित प्रभावों का आकलन करें। मान है कि नए 3 स्लैब स्ट्रक्चर 5, 18, 40%, इसके पीछे का तर्क और अर्थव्यवस्था पर इसके मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट, महंगाई में कमी, रेवेन्यू लॉस गेन, कंजम्पशन बूस्ट, सेक्टर स्पेसिफिक असर का विश्लेषण किया जाए। रूपरेखा में परिचय, GST 2.0, प्रमुख बदलाव, स्लैब्स, संभावित सकारात्मक प्रभाव, संभावित नकारात्मक प्रभाव, चुनौतियां और निष्कर्ष, ओवरऑल असेसमेंट होना चाहिए। तीसरा प्रश्न एनवायरमेंट SNT GS पेपर 3 से असम में साइटोडैक्टिलस वनराशिका जैसे नई प्रजातियों की खोज भारत की जैव विविधता को समझने और उसके संरक्षण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इस तरह की खोजों में प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है? मांग है कि नई प्रजाति की खोज का महत्व, एंडेमिज्म, बायोडाइवर्सिटी इंडिकेटर, इकोसिस्टम हेल्थ, संरक्षण की चुनौतियां, हैबिटेट लॉस, क्लाइमेट चेंज और टेक्नोलॉजी का रोल, मॉलिक्यूलर एनालिसिस, GIS, रिमोट सेंसिंग समझाया जाए। रूपरेखा में परिचय, खोज का संदर्भ, जैव विविधता में महत्व, संरक्षण की आवश्यकता, टेक्नोलॉजी की भूमिका और आगे की राह, वे फॉरवर्ड। चौथा प्रश्न एथिक्स GS पेपर 4 से अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 की थीम AI का प्रभावी शासन है। लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में
एआई से जुड़ी प्रमुख नैतिक चुनौतियां क्या हैं? जिम्मेदार एआई शासन के लिए एक नैतिक ढांचा कैसे विकसित किया जा सकता है? मांग है कि एआई और लोकतंत्र के संबंध, एआई से उत्पन्न नैतिक मुद्दे, बायस, प्राइवेसी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, मैनिपुलेशन और एक एथिकल गवर्नेंस फ्रेमवर्क के तत्वों, रेगुलेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन, एथिकल गाइडलाइंस, एजुकेशन पर चर्चा की जाए। रूपरेखा में परिचय, थीम का संदर्भ, एआई और लोकतंत्र, नैतिक चुनौतियां, समाधान, नैतिक ढांचा और निष्कर्ष होना चाहिए। बिल्कुल, इन प्रश्नों का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। उत्तर संरचना यानी आंसर स्ट्रक्चरिंग पे ध्यान देना चाहिए। एकदम सही। चलिए अब फटाफट आज की पूरी चर्चा के की टेकअवेज यानी मुख्य बातें दोहरा लेते हैं। जरूर। वक्फ एक्ट अमेंडमेंट पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आ जाने की उम्मीद है। संवैधानिक चुनौतियां आर्टिकल 25 और 26 से जुड़ी हैं। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम अब कुल 13 एयरपोर्ट्स पर उपलब्ध है। 5 नए एयरपोर्ट्स जुड़े। आज इंजीनियर्स डे 15 सितंबर है, सर एम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन। थीम डीप टेक फॉर विकसित भारत। आज इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर भी है। थीम एआई का प्रभावी शासन। जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स 22 सितंबर से लागू होंगे। 4 की जगह 3 मुख्य स्लैब होंगे, 5%, 18%, 40%। कई चीजें सस्ती होंगी जैसे शैम्पू, साबुन, छोटी कारें, एसी, टीवी, हेल्थ इंश्योरेंस। लग्जरी गुड्स और टोबैको महंगे होंगे। आईसीआरए ने FY26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.5% किया। वर्ल्ड बैंक की आईएफसी भारत में अपना निवेश 2030 तक दुगना करके 10 बिलियन सालाना करेगी। 16वीं कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कोलकाता में शुरू हुई। फोकस रिफॉर्म्स पर है। असम के डिमा हसाओ जिले में गेको की नई प्रजाति साइटोडैक्टिलस वनारक्षका खोजी गई। आईटीआर फाइल करने की बढ़ी हुई डेडलाइन आज 15 सितंबर है। देर से फाइल करने पर पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनने का विकल्प खत्म हो जाएगा। ECS और सीडैक ने भारत का अपना सॉवरेन क्लाउड बनाने के लिए साझेदारी की है। व्हाइट गुड्स AC LED के लिए PLI स्कीम की एप्लीकेशन विंडो 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक फिर से खुली है। प्रधानमंत्री बिहार में नेशनल मखाना बोर्ड का शुभारंभ करेंगे। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के महाराष्ट्र सेक्शन में ट्रैक बिछाने का कॉन्ट्रैक्ट L&T को मिला 4,468 करोड़। रवि रंजन को FSIB ने SBI के MD पद के लिए रेकमेंड किया है। तो ये था हमारा आज का विस्तृत विश्लेषण। याद रखिए, UPSC एक मैराथन है और हर दिन का ये ज्ञान आपकी दौड़ में ईंधन का काम करेगा। कंसिस्टेंसी इज की। बिल्कुल। इस सेशन को दोबारा सुने, अपने नोट्स बनाएं, कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझें। ये आपकी प्रीलिम्स एक्यूरेसी, मेंस डेप्थ और इंटरव्यू कॉन्फिडेंस तीनों को बढ़ाएगा। और अगर आपको हमारी ये मेहनत और जानकारी पसंद आई तो सुन लो UPSC YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वो लाल बटन दबाएं, इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा रेलेवेंट लगा। और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट, डिटेल्ड नोट्स और डायरेक्ट इंटरैक्शंस के लिए आप हमारी ₹299 वाली मंथली मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है आपकी तैयारी में बड़े फायदे के लिए। और हाँ, अगर आप हमें सीधे तौर पे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके छोटे से कंट्रीब्यूशन से भी हमें इस चैनल को सस्टेनेबल बनाए रखने में बहुत मदद मिलती है। आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने AI गवर्नेंस की बात की, लोकतंत्र पर उसके प्रभाव की बात की। सवाल ये है कि क्या AI का रेगुलेशन इनोवेशन को दबा देगा? हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि नियम इतने सख्त ना हो कि हम AI के फायदों से ही वंचित रह जाएं, और इतने ढीले भी ना हो कि ये हमारे लोकतंत्र और समाज के लिए खतरा बन जाए? ये संतुलन कैसे साधा जाए? इस पर सोचिएगा जरूर। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। जय हिंद।